सिक्सटी में हमारा आज का न्यू चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। ठीक है, प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे ये हैं। टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, public corporation, government companies. Difference between departmental undertaking, public corporation, government companies. Changing role of public sector, difference between private and public sector. Global enterprise, meaning, features. Merits, demerits, joint ventures, मीनिंग, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड द फॉर्म, इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द फॉर्म्स एंड टाइप ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस द रोल, फॉर्म्स एंड मेरिट्स, डीमेरिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज क्या होता है। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे और ज़्यादा डिटेल में। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद से अब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का क्या रोल रहा है, इसको देखते हैं हम लोग। इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज मैनी इंटरप्राइज एंड ऑल्सो एस्टैब्लिशेस मैनी न्यू अंडरटेकिंग्स। इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद ही जो गवर्नमेंट थी इंडिया की, उसने क्या किया, कई नेशनलाइज्ड इंटरप्राइजेस को नेशनलाइज कर दिया है और कई सारे न्यू अंडरटेकिंग्स भी स्टैब्लिश किए हैं। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948 and 1956 assigned dominant role or to public sector enterprise। ये जो टाइम ड्यूरेशंस था, जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का रिजोल्यूशन हुआ था 1948 से 56 के बीच में, ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट रोल प्ले किया है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के लिए। मैनी एरियाज ऑफ बिजनेस वर रिवर्स्ड फॉर पब्लिक सेक्टर, जो कई सारे बिजनेस थे जिनको रिजर्व कर दिया गया पब्लिक सेक्टर के लिए। द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर वाज रिस्ट्रिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंसिंग लिमिट्स ऑन एक्सपेंशन एटसेट्रा। कई सारी जो एंट्री है प्राइवेट सेक्टर्स की, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, किसके थ्रू, लाइसेंसिंग लिमिट्स के थ्रू। Despite of restricted role of private sector continue to grow and contribute in economic development of the country। इस तरीके के जो restrictions लगे प्राइवेट सेक्टर के, इसके बाद भी उसने क्या किया, कंटिन्यू किया, grow and contribute in economic development of the country। In spite of giving priority to public sector, this sector could not do much for the economic development of the company। अब क्योंकि पब्लिक सेक्टर को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही थी, तो इस तरीके का जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सका किसमें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्री के लिए। दिस इज वाई इन 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसी वजह से 1991 में क्या किया गवर्नमेंट ने, जो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। अंडर दिस पॉलिसी द प्राइवेट सेक्टर वॉज असाइंड एन इम्पॉर्टेंट रोल। इस पॉलिसी में क्या था कि प्राइवेट सेक्टर को एक इम्पॉर्टेंट रोल असाइन किया गया। मैनी एंट्री बैरियर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर वर रिमूव्ड। जो एंट्री बैरियर्स थे प्राइवेट सेक्टर के लिए, उनको रिमूव कर दिए गए कई सारे। द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वॉज अबॉलिश्ड एक्सेप्ट इन एरियाज रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंसर्न। जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी उनको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, लेकिन फिर भी जो सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कंसर्न के लिए अभी भी लाइसेंसिंग ज़रूरी होती है। द एरियाज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वर रिड्यूस्ड। द लिमिट ऑफ एक्सपेंशन वॉज रेज्ड बाय अमेंडिंग MRTP, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। जो रिजर्व एरिया थे वो पब्लिक सेक्टर के लिए, उनमें कमी आई, और जो एक्सपेंशन लिमिट थी उसको क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। जो MRTP एक्ट था उसमें अमेंडमेंट करके। ठीक है, MRTP का फुल फॉर्म क्या है, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ठीक है, ड्यू टू दीज चेंजेस देयर इज ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आर। इन चेंजेस की वजह से कंट्री में बहुत सारी अलग भी चेंजेस आए। द बिजनेस एनवायरनमेंट हैज अंडरगॉन ट्रिमेंडस चेंजेस
जो बिजनेस एनवायरनमेंट था उसमें भी काफ़ी अच्छे चेंजेस आए. नाउ देयर इज मोर ओपन एंड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर. अब इसमें काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्व हो चुके हैं. अब जैसे एक हम आपको फिगर दिखाते हैं. ये एक फिगर है इंडियन इकोनॉमी का. मिक्स इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, जिसमें दो सेक्टर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर. ठीक है. अब प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या आता है हमारा? सोल प्रोप्राइटर आता है, पार्टनरशिप फर्म आती है, जॉइंट हिंदू बिजनेस आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी आता है, मल्टीनेशनल कंपनीज आता है. ठीक है. इसी तरीके से पब्लिक सेक्टर में क्या क्या आता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आती है, पब्लिक कॉर्पोरेशंस आते हैं एंड गवर्नमेंट कंपनीज आती हैं. ठीक है. अब बात करें अगर प्राइवेट सेक्टर की, तो सोल प्रोप्राइटर है. इसमें क्या क्या आता है? लोकल रिटेलर, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग शॉप, स्टेशनरी शॉप एक्सेट्रा. पार्टनरशिप फॉर्म में क्या आ गई? जैसे सीए फॉर्म्स हो गई, लॉ फॉर्म्स हो गई, रेस्टोरेंट्स हो गए. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या क्या आता है? एनी बिजनेस हैविंग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. किसी भी बिजनेस में अगर हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है तो उसको बोलते हैं हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में क्या आ गया? कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स हो गया, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स हो गया, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स हो गया, क्रेडिट कोऑपरेटिव्स हो गया एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव हो गया एक्सेट्रा. यही जॉइंट स्टॉक में क्या आ गया हमारा? लार्ज होटल्स आ गए, शॉपिंग मॉल्स आ गए, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ गई हमारी. मल्टीनेशनल कंपनीज में रिलायंस, कोक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कैनबेरी, नाइक, ये सब क्या हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज में आता है. अब बात करें अगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या क्या आ गया हमारा? रेलवे आ गया, टेलीफोन्स आ गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ आ गए, डिफेंस आ गया. ये हमारी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो गई पब्लिक सेक्टर की. पब्लिक कॉर्पोरेशन में क्या क्या आ गया? LIC, IDBI, RBI, एयर इंडिया, ये सब हमारी पब्लिक कॉर्पोरेशन आ गए. एंड गवर्नमेंट कंपनीज में क्या क्या आ गया? गेल, सेल, भेल, ये सब हमारी गवर्नमेंट कंपनीज में आ गया. तो इस तरीके से आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि इंडियन इकोनॉमी में किस तरीके से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का रोल है. ठीक है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. इसी में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग फॉर्म टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. ठीक है. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की हम यहाँ पे बात करेंगे, जिसमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो गया, पब्लिक कॉर्पोरेशंस, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनी. ये तीन तरीके के हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होते हैं. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं हम लोग. सबसे पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. अब ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, अब ये क्या है? चलिए इसको समझते हैं. दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है? ये काफ़ी पुराना फॉर्म है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का. द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट. ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है, इनको कैसे कंसिडर किया जाता है? एक डिपार्टमेंट जो कि गवर्नमेंट का होता है, इस तरीके से उसको कंसिडर किया जाता है. इट हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस देन गवर्नमेंट. इसका कोई भी अलग से एग्जिस्टेंस नहीं है गवर्नमेंट के अलावा. इट मैन्युफैक्चरिंग अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट. इसका जो फंक्शंस होते हैं वो ओवरऑल एक ही मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो कि गवर्नमेंट का होता है उसके अंडर में होता है. फॉर एग्जाम्पल रेलवेज, डिफेंस, पोस्ट, टेलीग्राफ, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीफोन सर्विसेज एक्सेट्रा. ठीक है. अब क्या फीचर्स होते हैं इसके? दे ऑपरेट अंडर द ओवर कंट्रोल ऑफ यूज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. जो टोटल यूज ऑपरेशन होते हैं वो किसके कंट्रोल में होते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं. दे आर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली, देयर इज नो सेपरेट एंटिटी. ये सब गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं, अलग से कोई एंटिटी नहीं होती है. दे आर फाइनेंस फ्रॉम एनुअल बजट्स फॉर द गवर्नमेंट. इनको फाइनेंस कहाँ से मिलता है? जो एनुअल बजट होते हैं गवर्नमेंट के, वहाँ से. द रिवेन्यूज फॉर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट. The staff of departmental undertaking are civil servants and are recruited and compensated as per the rules of civil servants. They are under the district control of departmental heads, who is accountable to the concerned minister. They can be sued in the same manner as one can file a suit against the government.
क्लियर है ये सबको? आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का मैटर समझेंगे। ठीक है।